नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं भारत के संविधान के अनुसार भारतीय सरकार को चलाने के लिए। जो सरकार की कानूनी सलाह होती है उन सब के लिए, और नियंत्रण होता है जो खर्च है आय व्यय का, उन सब की निगरानी के लिए ये तीनों पदों का निर्धारण किया गया है संविधान में। तो इनको आप अभी पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि ये तीनों टॉपिक आज आपके कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि जो महान्यायवादी होता है या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहरित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो अनुच्छेद 76(1) में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है भारत का, वो किसी ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी के तौर पर नियुक्त कर सकता है जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की अहर्ता या योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे सलाहों पर सलाह दे, विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करें या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। ठीक है। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करें। क्लियर आपको? तो ये जानकारी आपको अपने पास रखनी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि किसे संसद की कार्रवाई में शामिल होने का अधिकार है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता है, तो उत्तर होगा आपका भारत का महान्यायवादी। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो 88 के अनुच्छेद के तहत। ठीक है। महान्यायवादी को संसद के सदस्य के तहत सभी भत्ते मिलते हैं और विशेषाधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 165(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अहरित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। तो अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की, जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं, पद का बारे में जानकारी दी गई है। और अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता की नियुक्ति दे सकता है जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या अहर्ता रखता हो। ठीक है। अनुच्छेद 165(2) के अनुसार वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है और राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। अनुच्छेद 165(3) के अनुसार वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो कार्य करेगा और जो राज्यपाल अवधारित करे वो कार्य करे। ठीक है, वो वेतन मिलेगा। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का जिक्र है, जिसको कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है। ठीक है। तो 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इसको शॉर्ट में कैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैग, CAG। तो इनको शॉर्ट में कहा जाता है कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ। ठीक है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल। ठीक है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, अनुच्छेद 148(1) से अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यह अपने पद से
केवल उसी रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, तो इसको हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो किसी उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस या न्यायाधीश की होती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर प्रस्ताव पारित करके इसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, साबित कदाचार होना चाहिए और पद पर कार्य करने की असमर्थता होनी चाहिए। इन दोनों परिस्थितियों में संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा कैग को हटाया जा सकता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 148(4) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात, ठीक है, जब वो अपने पद पर नहीं रहेगा, पद की उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी, तो वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। ठीक है, तो वो भारत सरकार का किसी कोई और पद धारण नहीं कर सकता और ना ही कोई राज्य सरकार का पद धारण कर सकता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है। इसको लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का निर्धारण करता है और जो कार्यकाल है इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा 6 या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाएगा उसके बाद उनको सेवानिवृत्ति मिल जाएगी और सेवानिवृत्ति के बाद ये ना तो भारत सरकार के किसी पद पर रह सकते हैं और ना ही किसी राज्य सरकार के पद पर रह सकते हैं। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे। ठीक है, तो जो जितने भी लेखाओं के प्रतिवेदन हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, राष्ट्रपति उनको संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएंगे। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाता है। क्लियर आपको? तो ये पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें आपने महान्यायवादी को पढ़ा जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, ये अनुच्छेद 76 के तहत आता है। फिर आपने पढ़ा महाधिवक्ता, ये अनुच्छेद 165 के तहत आता है, इसको एडवोकेट जनरल कहते हैं, ये राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। और महान्यायवादी जो होता है वो केंद्र में भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षा की पोस्ट होती है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो 6 या 65 वर्ष होता है। उन दोनों में जो भी पहले होगा उसके बाद उनकी सेवानिवृत्ति हो जाएगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना पद की अवधि समाप्त होने के बाद ना तो भारत सरकार के किसी पद पर रह सकता है और ना ही राज्य सरकार के किसी पद पर रह सकता है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, आपका ज्ञानवर्धन होगा। और जीवन में ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। जितना ज्यादा आप ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ही ज्यादा आप सफलता की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लिया होगा आपने, अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।